दुख का जीवन में आना जाना लगा रहता है और कई बार दुख के समय में तनाव होने लगता है। तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम खुद पर भरोसा बनाए रखें। अगर खुद पर भरोसा नहीं होगा तो तनाव भी दूर नहीं होगा। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज पश्चिम बंगाल और बिहार में कार्यक्रम। कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का होगा उद्घाटन। बिहार को भी मिलेगी लगभग 12,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की डेनमार्क के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात। संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित रही चर्चा। डेनिश प्रतिनिधिमंडल ने किया संसद भवन का दौरा। संसद के संविधान सदन में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का समापन समारोह आज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समापन समारोह में होंगे शामिल। 2 दिन का फाइनल मंगलवार से संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में हुआ शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के चंडीखोल में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। बोले, आज की परियोजनाएं देश में बदलती कार्य संस्कृति को दर्शाती हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी को मिली 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात। हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन भी राष्ट्र को समर्पित। और निरंतर बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं का एकीकरण जरूरी। बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नौसेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। समुद्र में नौसेना की ट्विन कैरियर ऑपरेशन संचालित करने की क्षमता का भी लिया जायजा। सुप्रभात में बात करते हैं विस्तार से। नई दिल्ली में संसद के संविधान सदन में मंगलवार को राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2024 का शुभारंभ हुआ। आज इसके समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शामिल होंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा इसका आयोजन किया है। इस समारोह में 87 राज्य स्तरीय विजेता शामिल हुए हैं। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए युवा मामलों की सचिव मीता राजीव लोचन ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसका नेतृत्व शुरुआत से युवाओं ने किया है और भारत का भविष्य युवाओं पर ही निर्भर है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 31 दिसंबर 2017 को अपने मन की बात संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए विचार पर आधारित है। प्रधानमंत्री के विचार से प्रेरणा लेते हुए पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन 2019 में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। इस वर्ष देश के 785 जिलों को कवर करते हुए 3 स्तरों पर इसका आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह करीब 10:15 बजे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में नदी के नीचे बनी देश की पहली मेट्रो सुरंग का भी उद्घाटन करेंगे। ये कोलकाता मेट्रो एक्सटेंशन विशेष रूप से हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेड मेट्रो खंड में हुगली नदी के नीचे सुरंग है, जबकि हावड़ा मेट्रो स्टेशन सबसे गहरा यानी सतह से करीब 33 मीटर नीचे है, जो देश में अपनी तरह का अनोखा स्टेशन है। अंडर वाटर मेट्रो के अलावा प्रधानमंत्री कोलकाता मेट्रो के
कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड और तारातला माझेर हाट खंड का भी उद्घाटन करेंगे। इन सेक्शन का उद्देश्य सड़क यातायात को कम करना और निर्बाध, आराम और आसान कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:30 बजे बिहार के बेतिया में 8,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास आज करने वाले हैं। ये परियोजनाएं रेल, सड़क और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इससे बिहार राज्य और पड़ोसी देश नेपाल में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये नया पाइपलाइन टर्मिनल नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए एक रणनीतिक आपूर्ति बिंदु के रूप में भी काम करेगा। इससे उत्तर बिहार के 8 जिलों यानी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी को लाभ होगा। मोतिहारी में नया बॉटलिंग प्लांट मोतिहारी प्लांट से जुड़े बाजारों में आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाने में भी मदद करेगा। मंगलवार को प्रधानमंत्री दक्षिणी राज्यों के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसी क्रम में उन्होंने तेलंगाना की संगारेड्डी में करीब 7200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्षों से केंद्र सरकार तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी भावना पर चलता हूं। राज्य के विकास से देश का विकास, यही हमारे काम करने का तरीका है और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार तेलंगाना की भी सेवा कर रही है। आज तेलंगाना को एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कारो की स्थापना की गई है। ये अपने तरह का देश का पहला एविएशन सेंटर होगा जो ऐसे आधुनिक स्टैंडर्ड्स पर बना है। इस सेंटर से हैदराबाद और तेलंगाना को एक नई पहचान मिलेगी। इससे तेलंगाना के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में नई उड़ान के रास्ते खुलेंगे। इससे देश में एविएशन स्टार्टअप्स को रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मजबूत धरातल मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हैं। विकसित भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना उतना ही जरूरी है। इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए दिए हैं ताकि तेलंगाना को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। हमारा प्रयास है कि तेलंगाना को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। आज इंदौर, हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में नेशनल हाईवे का विस्तार हुआ है। कंडी रामसनपल्ली इस खंड को लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया गया है। इसी तरह मरियालगुड़ा कोडाड इस खंड को भी पूरा किया गया है। इससे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच
लोगों को आने जाने की सुविधा होगी। इससे सीमेंट और कृषि से जुड़े उद्योगों को भी फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विद्युतीकरण और दोहरीकरण का काम तेज गति से हो रहा है। 6 नए स्टेशन भी बनाए गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटकेसर और लिंगमपल्ली के बीच MMTS ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाई। इससे हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई और इलाके आपस में जुड़ जाएंगे। इससे दोनों शहरों के बीच ट्रेन यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से हो रहा है। सनत नगर मौला अली रूट पर दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ 6 नए स्टेशन भी बनाए गए हैं। आज यहां से गढ़केसर लिंगमपल्ली के बीच MMTS ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके शुरू होने से अब हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई और इलाके आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना के संगारेड्डी पहुंचने पर लोगों में भारी उत्साह नजर आया। प्रधानमंत्री ने वहां सभी लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने संगारेड्डी में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए भरोसा दिलाया कि अगले कुछ वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर भारत को पूरे विश्व में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि कैसे भारत पूरे विश्व में आशा की किरण बनकर नई ऊंचाई छू रहा है। मोदी ने आपसे कहा था कि भारत आर्थिक तरक्की का नया अध्याय लिखेगा। आज दुनिया की सबसे तेजी से विकास होने वाली, विश्व की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी हमारा हिंदुस्तान है कि नहीं है? अब मैं आपको ये पूछूं, क्या मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मोदी की गारंटी का मतलब पक्का है कि नहीं है? अब मैं आज आपको ये गारंटी दे रहा हूं, लिख लीजिए। आज मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, अगले कुछ वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के चंडीखोले में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इनमें तेल और गैस, रेलवे, सड़क, परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग और परमाणु ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जिन 20,000 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इन विकास कार्यों से यहां औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज देश में ऐसी सरकार है जो वर्तमान की भी चिंता कर रही है और विकसित भारत का संकल्प लेकर भविष्य के लिए भी काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम राज्यों को, खासकर पूर्वी भारत का सामर्थ्य और बढ़ा रहे हैं।
ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत 5 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज पारादीप, सोमनाथपुर, हल्दिया ये पाइपलाइन भी देश की सेवा में समर्पित की गई है। ओडिशा के चंडीखोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों से बीजेपी सरकार ओडिशा में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। हमारा प्रयास है कि ओडिशा विकसित भारत का भी गेटवे बने। एक प्रकार से ओडिशा विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को ऊर्जा दे रहा है। सीएनजी आधारित यातायात हो, गैस आधारित इंडस्ट्री हो, इसके बड़े उद्योग ओडिशा में लग रहे हैं। यहां से गैस पाइपलाइन पूर्वी भारत के अनेक राज्यों तक पहुंच रही है। ओडिशा पॉलिस्टर का भी एक बड़ा केंद्र बन रहा है। टेक्सटाइल पार्क के लिए रॉ मटेरियल भी यहीं बन रहा है। 10 वर्षों में सिर्फ पेट्रोकेमिकल सेक्टर में ही ओडिशा में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। ज्यादा निवेश मतलब नौकरी के ज्यादा मौके, नौकरी के ज्यादा अवसर, यानी ये विकास कार्य ओडिशा के नौजवानों का भाग्य बदलने वाला है। प्रधानमंत्री ने जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर कहा कि इतनी विशाल संख्या में लोगों का यहां आना का अब की बार 400 पार के मूड को दिखाता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश के हर गरीब, आदिवासी, दलित और वंचित का सामर्थ्य बढ़ाने में जुटी हुई है। इतनी विशाल संख्या में आपका यहां आना, ये पूरब का मूड दिखाता है। उड़ीसा का संकल्प क्या है, ये आज साफ साफ नजर आ रहा है। और ये संकल्प है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का संकल्प भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाला है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 और 2023 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार 94 प्रसिद्ध कलाकारों को दिए जाएंगे। पुरस्कार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और जनजातीय कला और कठपुतली के साथ ही थिएटर जैसे कला के क्षेत्रों में दिए जाएंगे। अकादमी पुरस्कारों के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
समारोह में 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप यानी अकादमी रत्न भी प्रदान करेंगी। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रतिष्ठित कलाकारों को कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। आपको बता दें कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। अकादमी फेलो सम्मान में 3 लाख रुपए और अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार 7 मार्च को चंडीगढ़ का दौरा करेंगे। अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति पंजाब यूनिवर्सिटी के 71वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। मंगलवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने डेनमार्क के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। ये मुलाकात भारत और डेनमार्क ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर की। डेनिश संसद के अध्यक्ष सोरेन गारे के नेतृत्व में डेनमार्क का संसदीय प्रतिनिधिमंडल उपराष्ट्रपति निवास पर पहुंचा था। मुलाकात के दौरान संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बढ़ते हैं आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निरंतर बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच तीनों सेनाओं के एकीकरण और उनके बीच तालमेल बढ़ाने पर बल दिया है। रक्षा मंत्री ने मंगलवार को शुरू हुए नौसेना के शीर्ष कमांडरों के 3 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने समुद्र में नौसेना की ट्विन कैरियर ऑपरेशन संचालित करने की क्षमता को भी वहां जाकर देखा। इस दौरान नौसेना के दोनों विमानवाहक पोतों ने भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए नौसेना की बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री ने नौसेना कमांडरों को संबोधित करते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में बहुआयामी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के अनुरूप हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि की दिशा में काम करने के लिए भी नौसेना के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना के समुद्री डकैती विरोधी अभियानों की न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में सराहना की जा रही है। भारत ने इजराइल में अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह जारी की है। इजराइल में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को एक एडवाइजरी जारी कर इजराइल के सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले अपने नागरिकों से मौजूदा परिस्थितियों के कारण देश के भीतर सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित होने का आग्रह किया है। दूतावास ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति और स्थानीय सुरक्षा सलाह के मद्देनजर इजराइल में सभी भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से उत्तर और दक्षिण में सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले या आने वाले लोगों को इजराइल के भीतर सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित होने की सलाह दी जाती है। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 6 मार्च साल 1957 को घाना देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता से पूर्व घाना ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। घाना गिनी के खाड़ी पर स्थित पश्चिमी अफ्रीका का एक प्रजातंत्र देश है। यहाँ रहने वाले निवासी मुख्यतः निग्रो जाति के हैं। अक्रा घाना की राजधानी होने के साथ ही इस देश का सबसे बड़ा शहर है। इस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पश्चिम में आइवरी कोस्ट, उत्तर में बुर्किना फासो और पूर्व में टोगो से मिलती हैं। घाना शब्द का अर्थ है लड़ाकू राजा। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अंकोबरा और वोल्टा नदियों के किनारे अधिक मात्रा में की गई सोने की खोज के कारण इस देश को गोल्ड कोस्ट कहा गया।